हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट यू एकेडमी। लेट्स स्टार्ट दिस सीरीज जिसमें हम जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रॉम द ईयर 2007 से 2025। सो आज का चैप्टर है इक्विलिब्रियम, जिसमें केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों ही कवर होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि 2007 जेईई एडवांस बोल दूं या आईआईटी जेई का है। So the value of log 10k for a reaction A equilibrium B is, so मुझे log 10k की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा H रिएक्शन का गिवन है, डेल्टा S रिएक्शन का गिवन है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। सो डेल्टा G नोट का मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ माइनस RT ln K, और डेल्टा G का मैं दूसरा फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा S। सो डेल्टा H नोट माइनस T डेल्टा S नोट, राइट। सो माइनस, अब क्योंकि मुझे ln k की वैल्यू नहीं निकालनी, log k की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे ln k को log k में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि मतलब 2.303 से मल्टीप्लाई ही करना है। सो माइनस 2.303 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना है 298 इंटू log k इज इक्वल टू माइनस। अच्छा, अब यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर पहली क्लासिकल मिस्टेक होती है डेल्टा एच और डेल्टा एस का। जब हम ये इक्वेशन लिखते हैं डेल्टा एच माइनस डेल्टा एस, तो इसमें यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। डेल्टा एच की यूनिट किलो जूल में है, वेयर एज डेल्टा एस की यूनिट जूल में है, तो हमें जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा डेल्टा एच को, राइट। सो माइनस 54.07 इंटू 10 की पावर 3 माइनस 298 T डेल्टा एस। डेल्टा एस कितना है 10। ओके, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में log k ही रखते हैं। log k इज इक्वल टू 54070 प्लस 2980 डिवाइड बाय 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298, ऊपर क्या हो जाएगा 57050, एडिशन करो, और नीचे क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन में दिया ही हुआ है आपके कि 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 8.314 इंटू 298 कितना दे रखा है 5705। ओके चलो, ये तो एग्जैक्ट ही कट गया, कितना आ गया 10। सो ऑप्शन में है 10, यस। तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा टाइम लगना भी नहीं चाहिए, राइट। सो बस इसमें जो मिस्टेक्स हो सकती है मैं वो बता रहा हूँ कि एक तो कन्वर्जन करना है ln k को log k में, एंड दूसरा डेल्टा h इन जनरल आपको किलो जूल में ही दिया जाता है और डेल्टा s आपको जूल में ही दिया जाता है, राइट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। अब ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन क्यों है ये अभी आपको थोड़ी देर में पता लगेगा। ओके, सो द क्वेश्चन इज 2.5 ml of 2/5 मोलर वीक मोनो एसिडिक बेस, जिसका Kb कुछ दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, is titrated with 2/15 molar HCl in water at 25 degree Celsius. So the concentration of H plus at equivalence point is, okay, तो थोड़ा सा लेबर वर्क करना पड़ेगा इसमें, अलजेब्रा का थोड़ा सा गेम खेलना है। तो देखो, इसमें पहला पॉइंट तो ये है कि जब मैं इक्विवेलेंस पॉइंट पे मुझे H प्लस निकालना है और मैं बेस और एसिड का टाइट्रेशन कर रहा हूं, सो हमने टाइट्रेशन कर्व में पढ़ा था कि इक्विवेलेंस पॉइंट पे सोल्ट का हाइड्रोलिसिस होता है, राइट। सोल्ट का हाइड्रोलिसिस होता है, और सोल्ट कौन सी, जो यहाँ पर मोनो एसिडिक बेस है जो HCl के साथ रिएक्ट करके जो सोल्ट बनाएगा। लेट द बेस बी, चलो लेट द बेस बी, ठीक है। अब बेस HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, Hb प्लस या BH प्लस कुछ भी लिख लो प्लस Cl माइनस, ठीक है। इस सोल्ट का फिर मैं आगे चल के हाइड्रोलिसिस कराऊंगा। ओके, सोल्ट का हाइड्रोलिसिस कराने से पहले मुझे उसकी कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी, और उसकी कंसंट्रेशन निकालने से पहले मुझे उसके टोटल मोल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम करना पड़ेगा, राइट। हाँ, ओके, सो पहला पॉइंट, एट इक्विवेलेंस पॉइंट पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। अब जो मोनो एसिडिक बेस है मेरा, इसका मतलब ही यही है कि इसका n फैक्टर कितना है 1। क्योंकि कैसे पता लगा ये, क्योंकि मोनो एसिडिक बेस लिखा हुआ है, मोनो। अगर डाई एसिडिक बेस लिखा रहता तो मैं n फैक्टर 2 लेता। HCl को तो मुझे पता ही रहता है n फैक्टर 1 है,
तो ग्राम एट इक्विवेलेंस पॉइंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। अब क्योंकि दोनों का एन फैक्टर 1 है तो हम मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम भी कर सकते हैं, राइट, क्योंकि दोनों तरफ से एन फैक्टर 1 कट जाएगा। ओके, सो मोलैरिटी मोनो एसिडिक बेस की कितनी है 2.5, वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी है 2/5 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ HCl इन ml इनटू मोलैरिटी कितनी है HCl की 2/15। ओके, इसको सॉल्व करके वॉल्यूम ऑफ HCl इन ml कितना निकल के आ गया 7.5 ml, राइट। नाउ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन की टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई 2.5 तो मोनो एसिडिक बेस था, 7.5 HCl की वॉल्यूम डाल दी तो टोटल हो गया 10 ml। अब इक्विवेलेंस पॉइंट पे वापस से मैं सेम बात बोल रहा हूं कि सोल्ट का हाइड्रोलिसिस करना है, तो चलो सबसे पहले सोल्ट की कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। सो BH+ की कंसंट्रेशन मोल्स किसी के भी ले लो आप, मोनो एसिडिक बेस के ले लो या HCl के ले लो, क्योंकि दोनों ही पूरे के पूरे खत्म हो गए ना। सो 2.5 इंटू 2/5, यहाँ पर मैंने मिली मोल्स लिया ऊपर, अगर मैं मिली मोल्स ले रहा हूँ ऊपर तो नीचे भी मैंने वॉल्यूम मुझे मिलीलीटर में लेनी पड़ेगी 10। सो ये कितना आ जाएगा, ऊपर 1 आ गया 1/10, तो लेट्स से 0.1 मोलर, राइट। अब मुझे इस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कराना है, राइट। सो BH+ will give me B+H+, राइट। अब क्योंकि ये देखो, अब इसमें ध्यान रखना कि मैंने मोनो एसिडिक बेस लिया तो ऑब्वियसली उसकी जो सोल्ट है या उसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा दैट विल बी एसिडिक, राइट। तो के हम यहाँ पर Ka लिखेंगे, राइट, और Ka की वैल्यू कितनी हो जाएगी Kw/Kb, ये तो हमें पहले से ही पता है। Kw की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻14, Kb की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻12, ये क्वेश्चन में गिवन है, राइट। नाउ दैट विल बी इक्वल टू 10⁻⁻2। ओके, अब थोड़ा सा आयनिक खेलते हैं इसमें। सो T इक्वल टू 0 पे BH+ की कंसेंट्रेशन कितनी है 0.1, राइट। अब T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम 0.1 माइनस x और x। ओके, नाउ एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर पहले अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं 0.1, एक्स स्क्वायर अपॉन 0.1 इज इक्वल टू 10⁻⁻2 implies एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁻3, और x ही मेरा क्या है H+ की कंसेंट्रेशन, और मुझे H+ की कंसेंट्रेशन बताना है तो इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा 10 की पावर इंटीजर में आ जाए मेरी। तो कंसंट्रेशन H+ का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10 इंटू 10 की पावर -4, तो H+ की वैल्यू इक्विवेलेंस पॉइंट पे कितनी आ गई √10 इंटू 10 की पावर -2, और √10 हमें पता है 3.16, या अप्रोक्सीमेट में लिख सकता हूँ 3.2 इंटू 10 की पावर -2, राइट। ऑप्शंस में है, ऑप्शंस में बिल्कुल है, राइट। नाउ द गेम स्टार्ट्स, दिस आंसर इज रॉन्ग, ये आंसर गलत है। एंड टू बी वेरी वेरी फ्रैंक लेट मी टेल यू कि बहुत सारी बुक्स ऐसी देखी है जे एडवांस की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करते हैं जहां पर उन्होंने सी आंसर मार्क करके दिया हुआ है, बट ये गलत है। ये गलत क्यों है अब ध्यान से देखना, ठीक है। बहुत बार जे एडवांस ने ये वाला गेम खेला है। अब ये गलत क्यों है, जो मैंने यहाँ अप्रोक्सीमेशन लिया क्या ये वैलिड है भी या नहीं। देखो जितने भी हम जेई मेंस के क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना उसमें ये अप्रोक्सीमेशन फिट बैठती है, बट कभी कभी हमें जे एडवांस के क्वेश्चंस में, देखो मैं तो अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि हर बार ही चेक किया करो, क्योंकि जब तुम्हारा ऑफिशियल जेई मेन या जेई एडवांस आएगा तब तो एक क्वेश्चन आएगा या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आएंगे, तो परसेंटेज एरर हमेशा चेक करना जरूरी है। तो परसेंटेज एरर चेक करते हैं कि भाई मैंने x को नेग्लेक्ट किया था 0.1 के आगे इंटू 10⁻², राइट। सो ये कितना निकल के आया 3.2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय 0.1, ये निकल के आया 32%। 32% एरर। अब एरर कब तक वैलिड होता है, ये अप्रोक्सीमेशंस कब तक वैलिड होता है, जब तक कि ये एरर 5% या 10% से ज्यादा है। अब मैंने ये 2 वैल्यू क्यों लिखी है, देखो
कुछ बुक्स 5% बोलते हैं, कुछ बुक्स हमारी 10% बोलते हैं, तो ऑब्वियसली फॉर दी सेफर साइड रह के मैं 5% वाले रूल पे ही स्टिक रहता हूँ कि अगर एरर हमारा 5% से ज्यादा है तो हम ये अप्रोक्सीमेशंस नहीं ले सकते। मुझे सॉल्ट की जो कंसेंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पे, मैं अब वो 0.1 नहीं ले सकता, मुझे 0.1 माइनस एक्स ही लेना पड़ेगा। चलो अब इसको फिर वापस से सॉल्व करते हैं। सो विदाउट अप्रोक्सीमेशन, सो एक्स स्क्वायर upon 0.1 minus x is equal to 10 raised to the power minus 2 implies x square is equal to 10 raised to the power minus 3 minus 10 raised to the power minus 2x। इसका मतलब है x square plus 10 raised to the power minus 2x minus 10 raised to the power minus 3 equal to 0। अब क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का नॉर्मल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, x is equal to minus b प्लस माइनस। अब प्लस माइनस वाले केस में ऑब्वियसली मैं प्लस वाला केस ही लूंगा क्योंकि x कैन नेवर बी नेगेटिव। अगर मैंने माइनस ले लिया तो माइनस माइनस वो ओवरऑल आंसर माइनस में आ जाएगा, जो कि सेंसलेस है मेरे वाले केस में। प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर -4 -4 AC, तो प्लस 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 अपॉन 2a, 2 इंटू 1। So x will be equal to minus 10 raised to power -2, 10 की पावर -2 ही कॉमन ले लेते हैं, 10 की पावर -2 अंडर रूट, तो यहाँ पर आ गया 1 + 40, 41 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2, तो x की वैल्यू आ गई अंडर रूट 41 -1 डिवाइड बाय 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे अप्रोक्सीमेट लेके, तो आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 2.7 के आसपास आ जाएगा इंटू 10 रेज़ टू पावर -2। चेक करते हैं अब ये आंसर है या नहीं। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, 2.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन 2008 जे एडवांस का, क्योंकि इसमें अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं निकल के आता, राइट? ये बात आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है? एंड दैट इज व्हाई दिस इज माय वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, जहां पर अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं निकल के आता। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज आल्सो 2008 आईआईटी जेई बोल दूं या जे एडवांस बोल दूं, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1, फॉर एवरी केमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज 0। द चलो ठीक है, एक काम करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, ए इक्विलिब्रियम बी, राइट? अब जो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज 0, नहीं, यहां पर ध्यान से समझना, दो चीजें होती है, डेल्टा जी, अगर हमें ये इक्वेशन याद है, इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। अब आप लोगों को याद आ रहा होगा कि जब हमने ये देखो, हम डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला नहीं लिखते, डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, वो आता कहां से है? वो यहीं से तो आता है। हम फिर ये कहते हैं कि एट इक्विलिब्रियम, यहां पर नहीं लिख के यहां लिखते हैं, एट इक्विलिब्रियम Q becomes K and delta G becomes 0। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी का चेंज 0 नहीं है, गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन का चेंज 0 है, गिब्स एनर्जी बिकम्स कांस्टेंट, राइट? सो यहीं से तो निकल के आता है डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। अब ये चीज याद रखना, जब भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होता है तो डेल्टा जी 0 होता है, डेल्टा जी नोट 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, आई मीन 0 हो भी सकता है भाई, के इक्विलिब्रियम 1 आ सकता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी। नेसेसरी क्या है? डेल्टा जी का 0 होना जरूरी है, जी बिकम्स कांस्टेंट। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, तो इट इज फॉल्स। स्टेटमेंट 2 चेक करते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर केमिकल रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग गिब्स एनर्जी। ये बात बिल्कुल सही है। देखो, जैसे जैसे मान लो मैंने ये जो रिएक्शन है ए इक्विलिब्रियम बी, मैंने t इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया। अब जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होता है ना, हम क्या कहते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस क्यों होता है? रिएक्शन स्पॉन्टेनियस इस डायरेक्शन में होता है जहां पर गिब्स एनर्जी डिक्रीज होती है। अगर गिब्स एनर्जी डिक्रीज होगी तभी तो डेल्टा जी फाइनल माइनस जी इनिशियल, अगर गिब्स एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो जी फाइनल कम हो गया ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल ये नेगेटिव आ गया।
और जब ये नेगेटिव आएगा तभी जाके ये स्पॉन्टेनियस बनेगा रिएक्शन, राइट। सो ये स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है कि केमिकल रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं अपने आप। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? अपने आप उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेंगे जिसमें गिब्स एनर्जी डिक्रीज हो रही है, दैट मींस डेल्टा जी बिकम्स नेगेटिव। तो स्टेटमेंट 2 आपकी ट्रू है, तो कौन सा मैच कर रहा है? स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। हाँ, सो डी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी 2008 में काफी क्वेश्चंस आए इक्विलिब्रियम के। ओके, सो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट KSP दिया हुआ है मुझे 3 सोल्ट का MX, MX2, M3X एट टेम्परेचर T और इतना इतना इतना, ठीक है। तो मुझे सोल्युबिलिटी बतानी है इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब बोल दूं या मोल पर लीटर। बेसिकली मोलर सोल्युबिलिटी ही बतानी है मुझे। देखो सोल्युबिलिटी ग्राम सोल्युबिलिटी भी हो सकती है, ध्यान रखो ये चीज, बट यहाँ पर मुझसे वो मोलर सोल्युबिलिटी पूछ रहा है। ओके, सो इतना तो मुझे पता है, इतनी हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, मुझे ये चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े आई गेस, कि MX के लिए लेट द सोल्युबिलिटी बी S1, तो इसके लिए जो रिलेशन निकल के आएगा वो आएगा KSP इज इक्वल टू S1 का स्क्वायर, राइट। MX2 के लिए ये तो बहुत प्रैक्टिस कर चुके होते तो हमें हमें बिल्कुल दिमाग में आ जाती है कि इसका रिलेशन क्या है। तो 2s आएगा, s आएगा, तो यहाँ पर 4s2 का क्यूब आएगा एंड M3x में आएगा KSP इज इक्वल टू 3 हो जाएगा ना, 3 का क्यूब 27, S3 का पावर 4। अब मुझे S1, S2, S3 की वैल्यू निकालनी है। ओके, सो S1 की वैल्यू आ गई रूट ओवर KSP। अब MX का KSP कितना है? 4 इंटू, सो रूट ओवर 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -8 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -4, राइट। ओके, S2 की वैल्यू निकालनी है तो KSP बाय 4 की पावर 1/3 करनी है मुझे। KSP की वैल्यू कितनी है? ये रही 3.2 इंटू 10 रेज टू द पावर -14 डिवाइड बाय 4 की पावर 1/3। ओके, सो ये कितने पे जाएगा? 8 चौक 32, ठीक है, 8 पे। तो 8 इंटू 10 रेज टू द पावर -15 इंटू नहीं पावर 1/3, सो 2 की पावर 3, सो यह आ गया 2 इंटू 10 की पावर -5, राइट। ओके, S3 will be equal to KSP by 27 की पावर 1/4। अब इसका KSP कितना है? 2.7, ये तो एग्जैक्ट कटेगा। 2.7 इंटू 10 की पावर -15 अपॉन 27 की पावर 1/4, तो ये आ गया ऊपर 0.1, तो 10 की पावर -16 की पावर 1/4, 10 की पावर -4। अब S1, S2, S3 में से कौन बड़ा है? तो 10 की पावर -4 बड़ी है, पहला पॉइंट तो 10 की पावर -5 से, तो 2 इंटू 10 की पावर -4 बड़ा है 10 की पावर -4 से, तो S1 ग्रेटर देन S3, S1 मतलब MX ग्रेटर देन M3X और फिर MX2। हाँ, तो आंसर कौन सा आ रहा है? D आ रहा है। सो D इज द करेक्ट आंसर, S1 ग्रेटर देन S3 ग्रेटर देन S2। ओके, सिंपल क्वेश्चन, अगेन सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ऑफ अ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड एट 25 डिग्री सेल्सियस इतना, ठीक है। बेंजोइक एसिड, लेट द सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड भी मैं HA बोल देता हूँ, HA बोल देता हूँ। इसका Ka आपको गिवन है 10 की पावर -4। ओके, द pH ऑफ अ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इट्स सोडियम सोल्ट, तो इसकी सोडियम सोल्ट क्या हुई? NaA बोल दिया, राइट। तो इसका हाइड्रोलिसिस ही करवाना है, सोल्ट का हाइड्रोलिसिस, तो A- रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म HA प्लस OH-। ओके, इसका जो KH होगा, जिसको मैं KB भी बोल सकता हूं, दैट विल बी इक्वल टू KW बाय KA विच इज इक्वल टू 10 की पावर -14 अपॉन 10 की पावर -4, 10 की पावर -10, राइट। नाउ T इक्वल टू 0 पे A- की कंसेंट्रेशन कितनी है? 0.01,
राइट, बाकी सब तो कुछ है नहीं। तो t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे 0.01 माइनस एक्स, पानी प्योर लिक्विड है, x और x अगेन मैं अप्रोक्सीमेशंस लूंगा, so that will be equal to 0.01, so x square upon 10 की पावर माइनस 2 is equal to 10 की पावर माइनस 10, और OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी आ गई, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, OH माइनस की कंसंट्रेशन, तो 10 की पावर माइनस 12 का अंडर रूट 10 की पावर माइनस 6, तो POH कितना हो गया 6, तो pH निकालना है ना, तो pH, हाँ, तो pH इज इक्वल टू 14 माइनस 6 8, सिंपल, 8 इज द करेक्ट आंसर। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था ये, 8 इज द करेक्ट आंसर 2009 का, सिंपल है। अच्छा, यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन चेक करते हैं एक बार, यहाँ पर भी जो मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया परसेंटेज एरर चेक करते हैं। तो मैंने x को नेग्लेक्ट किया 10 की पावर माइनस 2 के आगे इंटू 100, तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 10 की पावर माइनस 2 इंटू 10 की पावर 2, तो कितना हो गया 4, तो 10 की पावर माइनस 2%, लेस देन 1% ये दो, राइट। तो यहां पर ये एरर वैलिड है क्योंकि 5% से कम है, राइट। सो 8 इज द करेक्ट आंसर 2009। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द 2010 जेई एडवांस या आईटी जेई बोल देते हैं। So the question is, aqueous solutions of HNO3, KOH, CH3COH and sodium salt of CH3COH, या जिसको मैं सोडियम एसीटेट भी कह सकता हूँ, of identical concentrations are provided. The pair या pairs of solution which form a buffer upon mixing is R. Okay, buffer मुझे याद आ रहा है, जितना मुझे हमने पढ़ा है बफर के बारे में, भाई वीक एसिड प्लस उसका कॉन्जुगेट बेस या फिर वीक बेस प्लस उसका कॉन्जुगेट एसिड, राइट। ओके, पहला ऑप्शन देखते हैं। अच्छा, द पेयर या पेयर्स है तो इट इज वन और मोर देन वन करेक्ट। अच्छा, वन और मोर देन वन करेक्ट का मतलब ये नहीं कि हमेशा एक से ज्यादा ही आंसर होगा, एक भी हो सकता है, राइट। HNO3 एसिटिक एसिड, अब HNO3 भी एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिटिक एसिड भी एसिड है, तो इट इज नॉट अ बफर क्योंकि कॉन्जुगेट बेस है ही नहीं। ओके, बी पार्ट, बेस एंड सोडियम सोल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, ये भी बेस है, ये भी बेस हुआ, ये भी बेस हुआ, दोनों ही बेस है, ये भी आंसर नहीं हुआ, राइट। ओके, नाउ सी ऑप्शन, एसिटिक सोडियम सोल्ट ऑफ एसिटिक एसिड एंड HNO3। अब देखो यहां पर ध्यान से देखना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये बफर कैसे है। देखो CH3COO माइनस, सोडियम को हटा देता हूं मैं, HNO3, ये रिएक्ट करके CH3COOH बनाएगा प्लस NO3 माइनस, राइट। जब तक HNO3 की कंसंट्रेशन या मोल्स कम है कॉन्जुगेट बेस एसीटेट से, तब तक फिर फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि एसीटेट कुछ बचेगा और एसिटिक एसिड कुछ बन जाएगा। तो फाइनली मेरे सॉल्यूशन में क्या होगा, एक वीक एसिड, उसका कॉन्जुगेट बेस। दैट इज व्हाई सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये बफर बनाएगा। लेकिन ये कब तक बनाएगा, ये बात याद रखना, जब तक HNO3 की कंसंट्रेशन कम है, राइट। डी तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बफर का एग्जांपल है, एसिटिक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस। देखो सी ऑप्शन में वापस से बता देता हूं, सी ऑप्शन कैसे बफर है, HNO3 रिएक्ट करेगा बेस से, क्योंकि CH3CO माइनस बेस है ना, तो बेस आपका HNO3 के साथ विच इज एन एसिड रिएक्ट करेगा तो एसिटिक एसिड बनाएगा, एसिडिक एसिड बनाएगा और NO3 माइनस। अब ये लेकिन HNO3 की कंसंट्रेशन या उसके मोल्स जब तक कम है, जब तक कि ये लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा, तब तक आपका एसीटेट कुछ बच जाएगा फाइनली और एसिटिक एसिड कुछ बन जाएगा, तब जाके आपका एक सॉल्यूशन बफर बन जाएगा। ये बात याद रखना, राइट। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो 2010 जेई एडवांस, तो सी एंड डी आर द करेक्ट आंसर्स, राइट। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थर्मल डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज स्टडीड अंडर डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, CaCO3 का इक्विलिब्रियम दिखा रहे हैं, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। सो द फॉर दिस इक्विलिब्रियम द करेक्ट स्टेटमेंट्स इज आर। ओके, ठीक है, तो अगेन ये वन और मोर देन वन करेक्ट है। चार ऑप्शन है, चेक करते हैं।
पहला ऑप्शन, डेल्टा एच इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, दैट ये तो बिल्कुल सही आंसर है। जो डेल्टा एच है भाई, थर्मोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, डेल्टा एच निकालते हैं, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट 25 डिग्री सेल्सियस पे निकालते हैं। जब हमें किसी और टेम्परेचर पे निकालना होता है तो हम किरचॉफ लॉ लगाते हैं, राइट। जो एंथैल्पी है दैट इज फॉर श्योर, चाहे वो एक आइडियल गैस के लिए हो, चाहे वो केमिकल रिएक्शन के लिए हो, किसी के लिए भी हो, एच इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये हमेशा याद रखना। सो डेल्टा एच तो हमेशा ही टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा ही करेगा। ओके, तो ए तो बिल्कुल सही हुआ। K is independent of the initial amount of calcium carbonate, बिल्कुल सही। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है फॉर अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन या फॉर अ पर्टिकुलर केमिकल इक्विलिब्रियम, राइट। सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट, पूरा डिपेंडेंट लिख देते हैं, पूरा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, किसी भी पैरामीटर पे ये डिपेंड नहीं करता है फॉर अ गिवन रिएक्शन। सो के इज इंडिपेंडेंट ऑन द इनिशियल अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये बिल्कुल बात सही है। ओके, नेक्स्ट है के इज डिपेंडेंट ऑन द प्रेशर ऑफ CO2 एट अ गिवन टेम्परेचर T। अब इसका ना एक बार एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो इसका KP लिखते हैं लेट से। तो ये तो सॉलिड है, ये सॉलिड है, इसका एक्सप्रेशन तो आएगा नहीं, सिर्फ का आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, राइट, एट इक्विलिब्रियम। अब यहां पर ऐसा लग रहा है के इज डिपेंडेंट ऑन दी, यस इट इज डिपेंडेंट। आप देखो एक्सप्रेशन को देख के नहीं बोल सकते ये बात, जब मैंने ऊपर ही आपको बताया कि के सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है। आप ये नहीं कह सकते के इज डिपेंडेंट ऑन द प्रेशर ऑफ CO2 यहां पर, बल्कि हम क्या कह सकते हैं, उल्टा बोल सकते हैं हम कि प्रेशर ऑफ CO2 डिपेंड्स अपॉन द के, राइट। के सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये बात याद रखना। तो के इज डिपेंडेंट ऑन द प्रेशर ऑफ CO2, ये गलत है, राइट। ओके, नेक्स्ट है डेल्टा एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कैटलिस्ट इफ एनी। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगर हम कोई कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो डेल्टा एच इंडिपेंडेंट है। देखो कैटलिस्ट सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक्स फैक्टर को चेंज करता है, राइट। भाई रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा वो, किसी भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल को वो चेंज नहीं कर सकता कैटलिस्ट, ये बात हमेशा आपको याद रखनी पड़ेगी। कैटलिस्ट किसी भी, इट्स नॉट अबाउट डेल्टा एच, इट्स अबाउट किसी भी, भाई डेल्टा जी, डेल्टा एस, डेल्टा यू, डेल्टा एच, किसी भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल को कैटलिस्ट चेंज नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ वो रिएक्शन को जल्दी अप्रोच करवा सकता है कि भाई आप जल्दी से रीच हो जाओ, राइट। लेकिन वो किसी भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकता। तो डेल्टा एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कैटलिस्ट इफ एनी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो द करेक्ट आंसर इज या आर ए बी एंड डी, राइट। 2013 जेईई एडवांस। अब कंसेप्चुअल था, ये बिल्कुल सिंपल था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है the KSP of Ag2CrO4 is 1.1 into 10 raised to the power minus 12 at 298 Kelvin. The solubility in mole per liter, again molar solubility की बात कर रहे हैं, of Ag2CrO। ठीक है, यहाँ पर 0.1 मोलर AgNO3, ठीक है, यहाँ पर हमें इससे वो कॉमन आयन इफेक्ट लगवा रहे हैं, तो Ag2CrO4, राइट, इट्स अ सॉलिड। सो इसका पहले आप इक्विलिब्रियम लिखो, 2Ag प्लस एक्वस प्लस CrO4 2 माइनस KSP की कुछ वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 1.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12, राइट। अब t इक्वल टू 0 पे, अब देखो t इक्वल टू 0 पे क्या दिया हुआ है, AgNO3 की कंसेंट्रेशन दी हुई है 0.1 मोलर, राइट। नाउ t इक्वल टू t इक्विलिब्रियम, अच्छा ये तो सॉलिड है, ये तो मेरा कोई काम का ही नहीं है, तो यहाँ पर 0.1 प्लस 2s और यहाँ पर कितना आएगा s, ये तो 0 था ना स्टार्टिंग में। अच्छा, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर अगेन मैं अप्रोक्सीमेशन लूंगा कि ये इक्वल हो जाएगा 0.1 के, राइट। अच्छा, ये जो मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया है इसका मैं परसेंटेज एरर भी चेक करूंगा आगे चल के। सो s इंटू 0.1 का स्क्वायर is equal to KSP, right, which is equal to 1.1 into 10 raised to the power minus 12. So S is equal to कितना आया, 1.1 into 10 raised to the power minus 12 upon 0.1 का स्क्वायर, तो 10 की पावर -2,
विच इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻⁻10 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, बी इज द करेक्ट आंसर। अब इसे परसेंटेज एरर चेक कर लेता हूं मैं एक बार। मैंने 2s को नेग्लेक्ट किया था 0.1 के आगे इंटू 10⁻²। सो 2 इंटू 1.1 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन 0.1 इंटू 10⁻²। ऑब्वियसली इट इज लेस देन 5%। 10⁻−10 है भाई, राइट? तो 10⁻−10 तो बहुत ही, आई मीन काट पीट के भी 1% भी नहीं बनने वाला ये तो, राइट? सो दिस इज 2013 जे एडवांस। ओके, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।